कृषि दर्शन के तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में फलों का खास स्थान है। स्वाद की बात हो या पौष्टिकता की, दोनों ही दृष्टि से ये बड़े अहम हैं। ऐसे में पारंपरिक फलों के अलावा कुछ ऐसे फल भी हैं जो बाहर के देशों से आए हैं, लेकिन वर्तमान समय में उनकी बाजार में बड़ी मांग है। ऐसा ही एक फल है ड्रैगन फ्रूट। तो बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए कैसे इसका उत्पादन करें और लाभ लें, इसके बारे में लेंगे जानकारी कार्यक्रम की आज की कड़ी में। साथ ही साथ जानेंगे कृषि के साथ साथ या स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले व्यवसाय मत्स्य पालन के बारे में। लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। पशुओं में डीवॉर्मिंग बेहद जरूरी, पालक की फसल को लीफ माइनर रोग से बचाएं और किसानों की सहायक रीपर बाइंडर मशीन। पशुपालक बंधुओं, स्वस्थ पशु ही बेहतर उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ सावधानियां बरती जानी बेहद जरूरी है, जैसे कि पशुओं में डीवॉर्मिंग करना और उन्हें समय समय पर वैक्सीन लगवाना। इसके लिए सरकार द्वारा निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मानसून के समय में जो बारिश का मौसम है, उसमें पशुपालकों से मेरा यही राय है मेरी कि वो सही तरीके से पशुओं का डीवॉर्मिंग करवाएं, जिसमें कि उनके पशुओं के बाह्य एवं आंतरिक जो भी कृमि है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनका ये सीज़न है, उनका इस मौसम में उनका बहुत ज़्यादा बढ़ावा होता है शरीर में, वो करवाएं। और जो हमारा सरकारी बिहार सरकार का जो योजना है टीकाकरण का, वो अगर अगले महीने में आने वाला है, तो उसमें सभी पशुओं को पूरी तरह से टीकाकृत करवाएं। किसान भाई बहनों, यदि आप पालक का उत्पादन कर रहे हैं तो उसे लीफ माइनर रोग के प्रकोप से सुरक्षित रखें। लीफ माइनर रोग को पर्ण सुरंगक रोग के नाम से भी पुकारते हैं। यह रोग पौधों की पत्तियों को अधिक हानि पहुंचाता है। इस रोग से प्रभावित होने पर पौधों की पत्तियों पर पारदर्शी नालीनुमा सफेद और भूरे रंग की धारियां दिखाई देने लगती हैं। इससे पौधे की पत्तियों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी नहीं प्राप्त हो पाते हैं और पौधे की वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है, जिससे किसान को पैदावार भी कम प्राप्त होती है। डाइमेथोएट या एंडोसल्फान की उचित मात्रा का छिड़काव करने से इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादातर लोग किसी न किसी रूप में खाते ही हैं और सब्जी सेहत के लिए बहुत लाभदायक भी होता है। दुनिया भर में सबसे पॉपुलर हरी सब्जी पालक है और इसका कारण यह है कि पालक आयरन से भरपूर होता है। पालक में आप कई तरह की लजीज डिश को भी तैयार कर सकते हैं। पालक का सेवन हर तरीके से स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। खीरा एक ऐसी फसल है जिसका गर्मी के दिनों में बहुतायत मात्रा में उत्पादन और उपयोग होता है। यदि नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कर इसका उत्पादन किया जाए तो किसान भाई बहन एक अच्छी आय का अर्जन कर सकते हैं। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही कर्मठ किसान विपिन सिंह जी से, जो कि खीरा की उत्पादन से जुड़े हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभव। करीब 1 बीघा की खेती में लागत 15 से 20 हज़ार लगा है। मुनाफा अच्छा समय के साथ होगा तो 30 से 40-50 हज़ार भी आ सकता है। किसान भाई बहनों, यदि आप बरबटी या बोरों के उत्पादन से जुड़े हैं तो इसके उन्नत प्रभेदों का ही चुनाव करें, जिससे कि आपको गुणवत्तापूर्ण बेहतर फसल प्राप्त हो। प्रभेदों का चुनाव स्थानीय वातावरण और मिट्टी के हिसाब से करना चाहिए। बोरों के उन्नत प्रभेदों में पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा 2 फसली, पूसा ऋतुराज, पूसा कोमल, काशी श्यामल, काशी कंचन आदि प्रमुख हैं।
मौजूदा वक्त में कई मशीनों ने किसानों के काम को आसान कर दिया है। पहले जिस काम को करने में कई दिन या हफ्ते लग जाते थे, वो काम अब मशीनों से कुछ घंटों में आसानी से हो जाता है। उन्हीं मशीनों में से एक मशीन रीपर बाइंडर भी है, जो खड़ी फसल को काटकर बंडल बनाकर खेत में छोड़ देती है। कटाई के बाद इन बंडल को आसानी से उठाकर थ्रेशर से मड़ाई की जाती है। खास बात यह है कि रीपर बाइंडर की सहायता से समतल खेत में जमीन से 5 सेंटीमीटर ऊपर फसल की कटाई आसानी से की जा सकती है, जिससे भूसे का नुकसान भी नहीं होता है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं सब्जी मंडी बाढ़, जहां जानेंगे हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। करेला 3500 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 4000 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 2500 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 3000 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, ली जानकारी नवीनतम तकनीकों की और उपकरणों की भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां इस साक्षात्कार के जरिए अपने विशेषज्ञ से हम जानने का प्रयास करेंगे ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। बिहार के किसान आम, अमरूद, लीची जैसे फलों का उत्पादन करते रहे हैं, लेकिन अभी हमारे किसान एक नए फल की ओर लगाने को ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। उसका नाम है ड्रैगन फ्रूट। उसकी एक वजह यह है कि चूँकि हमारे यहाँ पानी की कमी होती है, तो यह कम पानी और कम खाद में उपजाया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, इसकी बाज़ार में कीमत 250 से 300 रुपये प्रति किलो तक होता है। तो इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार की वरीय वैज्ञानिक तथा प्रधान डॉक्टर रीता सिंह। मैम, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती किसान किस तरह करें? क्या उन्हें इसके लिए नर्सरी से पौधा लेना पड़ता है या बीज के माध्यम से करते हैं? किस तरह से इसकी खेती की शुरुआत करें? वो कि ड्रैगन फ्रूट है क्या ये चीज़? ये बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षक एक फल है, और साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि ये अलग अलग जिलों में जैसे ड्रैगन फ्रूट्स को पिताया, स्ट्रॉबेरी, पियर्स और कैक्टस फल के नाम से जानते हैं लोग। और जितना खूबसूरत इसका फल है, उससे ज़्यादा खूबसूरत और सुगंधित ये कैक्टस ड्रैगन फ्रूट का फूल है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसकी जो फूल है वो रात में खिलती है और सुबह होके मुरझा जाती है, इसलिए इसको क्वीन ऑफ द नाइट बोलते हैं। किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि पूरी रात अगर इसको फूल को देखना होता है, बहुत आकर्षक, बहुत अच्छा दिखता है। और साथ ही साथ जो बहुत बड़ी चीज़ है ड्रैगन फ्रूट के साथ कि बहुत कम पानी और खाद में इसकी खेती हम कर सकते हैं, बहुत कम रिसोर्सेज में, क्योंकि ये कैक्टस फैमिली का है, कैक्टसियाई फैमिली का है। और इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो हाइलोसेरस एंडेटस के नाम से जाना जाता है, और ज़ीरोफिटिक फैमिली का होता है। ये कम से कम पानी में ये अच्छा ग्रोथ करता है, और शुरुआती दौर पर इसमें हम जैसे हल्की सिंचाई, खाद वगैरह
को करते हुए इसको उगाते हैं और उसके बाद कम से कम रिसोर्सेज में इसका हम खेती कर सकते हैं। रीता मैम, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि जब वो इसकी खेती कर रहे हैं तो इसका पौधा वो कहाँ से, या जो भी इसके लिए ज़रूरी है, या बीज ज़रूरी है या इसके लिए पौधा ज़रूरी है, तो वो कहाँ से प्राप्त करें? कृषि विज्ञान से लाएं या कोई और संस्थान है जहाँ से उन्हें मिल सकता है? और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब इसकी खेती वो कर रहे हैं तो किस तरह के सावधानियों को वो बरतें? कि कोशिश ना करे कि इसकी खेती वो बीज से करे, क्योंकि बीज से वो बहुत लेबोरेटरी की चीज़ हो जाएगी, जो कि बहुत मुश्किल और बहुत टाइम टेकिंग है, लेबोरियस प्रोसेस है। किसान इस तरफ ना जाए। और ड्रैगन फ्रूट्स की कटिंग से किसान भाई इसको बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं और धीरे धीरे जैसे लगाने के साल भर वो पूरे पौधे कैक्टस फैमिली का प्रोपोगेट कर जाएगा। और वो जैसे बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र में लगी हुई है ड्रैगन फ्रूट्स, वहाँ से कटिंग्स ले सकते हैं। चाहे किसान भाई इसको बेच रहे हैं अपने खेतों से, जिसको रिक्वायरमेंट है वहाँ से कटिंग्स वो ले सकते हैं और लेके लगा सकते हैं। जब ड्रैगन फ्रूट की खेती किसान कर रहे हैं तो उसके लिए वो क्या दूरी बना के रखें? और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे इसके लिए एक पोल की ज़रूरत होती है, तो क्या पोल की ऊंचाई, आकार ये भी कुछ निर्धारित होती है? किसान भाई जो कटिंग्स लगाते हैं, इनकी पौधे से पौधे की दूरी जो होनी चाहिए वो 2 मीटर पर होनी चाहिए और कतार से कतार, लाइन टू लाइन होनी चाहिए 3 मीटर की दूरी पर इसको लगाए। और चूँकि ये कैक्टस फैमिली का है, क्लाइंबिंग कैक्टस बोलते हैं, इस जैसे जैसे बड़े होंगे इनको सपोर्ट चाहिए। बिना पोल के ये इनकी खेती असंभव है, क्योंकि वो सपोर्ट जब तक नहीं रहेगा तो वो खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो शुरुआती दौर पर इसमें लागत थोड़ी ज़्यादा है, जो पोल की कॉस्ट आ रही है, सीमेंटेड पोल की, क्योंकि एक पोल पर 4 कैक्टस सीड, ये ड्रैगन फ्रूट की सीडलिंग हम डालेंगे और इस एक पौधे से 5 से 7 किलो फल आते हैं। मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि एक पोल से आप जो है मिनिमम कम से कम 20 किलो फल आता है। तो इसको होल्ड करने के लिए सीमेंटेड पोल होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये संभव नहीं है। लेकिन किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि ये एक बार जो इनकी लागत लगाएंगे वो 25 सालों तक ये सीमेंटेड पोल वो आराम से यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस खर्च के छोड़कर कोई लागत इसमें नहीं है। मैम, अभी आप लागत की बात कर रही थी, तो आपसे जानना चाहता हूं कि शुरुआत में एक किसान को कितने लागत उसमें लगाने की ज़रूरत होती है, और जब ये 2 या 3 साल बाद जब उससे फल आने लगता है तो उनको कितने मुनाफा की संभावना है? ड्रैगन फ्रूट्स की सीडलिंग हम वो हो गया, साथ ही साथ सबसे अधिक जो लागत आ रही है वो पोल में आ रही है। पोल में 1 एकड़ ज़मीन की बात करें तो उसमें लगभग 1700 हमारा कटिंग्स जो ड्रैगन फ्रूट्स की आ जाती है और 300 पोल आ जाता है। तो पोल्स का मोटा मोटी ज़्यादा खर्च है, 2 से 2.5 लाख। बाकी तो मिनिमम 1 एकड़ में एक लेबर अगर साल भर काम कर रहा है, थोड़े से खाद पानी हो और एक सिंचाई तो बहुत कम से कम चाहिए, तो आपको लेके 1 एकड़ में जो लागत आ रही है 3 लाख। लेकिन हमने अभी बताया कि पर पोल जो 4 सीडलिंग्स डले हैं 20 किलो मिनिमम फल आ रहा है, उससे आप जो आपने शुरुआत में भी बोला कि 200 से 250 इसकी सेल कर सकते हैं, कम से कम है। ये 350 भी जाता है, 450 भी जाता है, 550 भी जाता है। तो हम प्रति पोल 20 किलो आपको फल को लेते हैं और इसका दाम जो है 200 से कैलकुलेट करते हैं और पोल है हमारा 300, तो 6000 केजी तो आपका 1 एकड़ में हो गया फल। और जो 200 मिनिमम हम लेके चल रहे हैं तो ये 12 लाख हो गया। अगर जो लागत को भी हम कम कर देते हैं तो 9 लाख अप्रॉक्स इसमें शुद्ध लाभ जो है करीब करीब 10 लाख 1 एकड़ में किसान को मिल रहा है। जो कि जितने तरह के फल हों, जो आज धान गेहूं है, मक्का है, सोयाबीन है, जितने तरह की खेती बाड़ी कर रहे हैं हमारे किसान भाई, बिना पानी जो खाद वगैरह जितना रिक्वायरमेंट है, इनके कंपैरिजन में सबसे कम रिसोर्सेज में ये ड्रैगन फ्रूट्स इसको चाहिए। अगर पिलर को कॉस्ट छोड़ के इसके बावजूद भी इसमें
शुद्ध लाभ जो है 9 से 10 लाख 1 एकड़ में किसान भाई ले रहे हैं और इससे काफ़ी खुश हैं और बहुत अच्छे से इसको अपना रहे हैं और बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं, ओनली ड्यू टू इस हाई रिटर्न्स के कारण। डॉक्टर रीता मैम, आज आप कार्यक्रम में आई और विषय वस्तु पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ बुलाने के लिए और किसानों के बीच इसके ड्रैगन फ्रूट्स की खेती को बताने के लिए। और सभी बिहार के किसान भाइयों से अनुरोध है कि कम से कम इसको लगाएं और इसके जो प्रॉफिट मार्जिन हो उसको देखें और अपनाएं। धन्यवाद। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है:
नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा आपको कृषि संबंधी बहुत सारी जानकारी देते हैं, जो कि आप घर बैठे हर जानकारी हासिल कर लेते हैं। किस तरह से व्यवसाय करना है, किस तरह से फसल को तैयार करना है, और अगर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें कम लागत में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है मत्स्य पालन, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो है मिश्री लाल सहनी जी, हाजीपुर वैशाली से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो मछली पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं उसकी क्या क्या प्रक्रिया है। देखिए मैडम, मछली एक बहुत लाभप्रद व्यवसाय है, लेकिन इसको आज के वैज्ञानिक युग है और मछली पर बहुत सारी रिसर्च हुए हैं, शोध हुए हैं और जिसका फलाफल हमको मार्केट में देखने को मिलता है। हम तमाम लोगों को उत्पादन का जहाँ तक सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ लेने की बात है, तब उसमें अगर हम किसान भाई को सलाह देंगे कि वो मिश्रित खेती करें। मिश्रित का मतलब होता है तालाब एक है लेकिन उसका सतह भाई सतह की मछलियाँ, जो भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं मछली के खाने वाले, वह माने 100 में 100% का उपयोग मछलियाँ कर सके और ग्रोथ करे। जिस तरह से मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूँ इस जगह कि सबसे ऊपरी जो सतह है वहाँ प्लैंक्टन रहता है। प्लैंक्टन की उत्पत्ति होती है तो तालाब में तैरता हुआ रहता है। उस प्लैंक्टन को कतला जो मछली हैं वह उसका भोजन है। वो प्लैंक्टन खा करके ही जीवित रहता है और उसका ग्रोथ होता है। ये ऊपरी सतह हो गया। फिर बीच के सतह जो होता है, बीच के सतह माने भूमि तल और ऊपर का, बीच में जो सतह है उसमें पाए जाने वाले और उसमें फलने फूलने वाले जो मछली हैं वो हैं रोहू, 2 हो गया। उसके बाद में सबसे निचली सतह में यानी ज़मीन पर रहने वाला
ज़मीन से सट करके जो भोज्य पदार्थ उसको मिलता है उसको खाती है तो वह ग्रोथ करती है, विकास करती है। तो ये 3 तरह की मछलियाँ हो गई, रोहू, कतला और नैनी। नैनी मृगल भी इसको बोलते हैं। तो इस तरह की मछलियाँ अगर हम मिश्रित खेती करते हैं तो इसमें हमारे जो तालाब में पाए जाने वाले प्रकृति भोज्य पदार्थ हैं मछलियों के लिए वह मिल जाता है सबको। अगर इससे कम जाए तो हम रासायनिक खाद के माध्यम से भी उसकी प्रतिपूर्ति करते हैं। हमारे किसान भाई जो पहली बार मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें उसका आहार प्रबंधन कैसे करें? माने सबका अनुपात बना हुआ है। अब जैसे हमको सरसों का खल्ली या चावल का कुंडा, राइस ब्रान उसको बोलते हैं, वो हो राइस ब्रान, तब जो है ना ये सब को मात्रा माने बराबर बराबर राइस ब्रान और सरसों की खल्ली इसको बराबर बराबर हम लेते हैं और हेक्टेयर के हिसाब से इसको तालाब में हम देते हैं, छिड़काव करते हैं, छींट देते हैं। लेकिन एक टाइम होना चाहिए, एक समय होना चाहिए, जगह भी एक होना चाहिए, ताकि वह मछली जान जाए कि हमको यहाँ भोजन इस टाइम में मिलता है, इस समय में मिलता है। वहाँ देखिएगा कि जब हम वहाँ ये डालेंगे चारा तब तमाम माने मछलियाँ जो है तालाब के वहाँ इकट्ठा हो जाएगी। और जब इकट्ठा हो जाएगी तो वह जो हम खाना दिए हैं उसको वह बर्बाद न जा कर के टोटल का टोटल खाना वो खा लेगी। इस तरह के जो है ना ये प्रबंधन जो है यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हम प्रबंधन करें कैसे और उसको तालाब में उपयोग कैसे करें ताकि मछलियाँ उसको खा सकें। मिश्री लाल जी, आपने मछली पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आपसे यही उम्मीद है कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ लें और उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। ऐसी ही और भी जानकारियां आपसे साझा करेंगे हम कार्यक्रम की अगली कड़ियों में। तो जुड़े रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन से, इसी समय इसी चैनल पर। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।